हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है मैंने हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिस सीरीज़ में मैंने क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आए हैं चैप्टर नंबर 9 पर, और चैप्टर नंबर 9 का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसे शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। वो होमवर्क था कि चैप्टर 8 का आपको एक्सरसाइज करके लाना है। कितने लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया है कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे थे। अगर आप सब ने वो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें दोस्तों। अब हम आते हैं नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, देखिए किसके बारे में हमने पढ़ा था, समुद्रगुप्त। ठीक है, उनके वंशज के बारे में पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ। समुद्रगुप्त के पिता के बारे में पढ़ा था और उनके पुत्र के बारे में पढ़ा था। उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा पल्लव चालुक्य के बारे में कि कैसे पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। फिर हर्षवर्धन आए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उस दरबारी कवि ने कौन सी किताबें लिखी, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपनी आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि ऐसे हम रिपीट करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, आज आपका पहला दिन है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से पहले कि आप जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी आप देखिए। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के सभी लेक्चर्स आप देखिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी सिर्फ उन्हें ही पढ़नी चाहिए जिन्हें जो क्लास 6 में है या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी उन सभी लोगों के लिए दोस्तों जो अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, जो अपने इतिहास को जानने में मतलब कि जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बोलते हैं ना, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानते तब तक हम इतिहास नहीं बना सकते दोस्तों। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत की है। मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को चीज़ें समझाना और याद करवाना। चीज़ें आपके मुँह पर होनी चाहिए, ज़बान पर होनी चाहिए। अगर यदि आपसे कोई भी पूछ ले भारत के बारे में, या भारत का उद्गम स्थान कहाँ है, फिर भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये सभी चीज़ें बताने में आप सक्षम होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप मेरे साथ, प्रिया हिस्टोलॉजी के साथ आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आप एनसीईआरटी की मेरी सीरीज़ को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपको एक काम करना है, थोड़ा आलस हटा के आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल प्रशासन से हमारा बाकी था यहाँ पर कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। किन राज्यों का दोस्तों, तो जो भी पल्लव चालुक्य लोग थे उनका शासन कैसे चलता था दोस्तों। 1 मिनट। ओके, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण था दोस्तों, सबसे पहला प्रशासन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूमि कर। भूमि कर क्या होता है मैंने आपको बताया है। भूमि कर वो चीज़ है, मान लो कि आपके पास कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन पर आप कोई फसल उगा रहे हैं, उस फसल को उगाने से आपको कुछ लाभ होता है, तो वो लाभ का कुछ हिस्सा आप राजा को देंगे। किस रूप में देंगे, कर के रूप में। आज के ज़माने में भी ये चीज़ें चलती आ रही है दोस्तों, इसे हम कहते हैं टैक्स। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होता है, प्रशासन करने का प्राथमिक इकाई गांव, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर उस समय के जो राजा थे ना दोस्तों, राजा का काम था कि जो हमारा समाज है उसमें लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सैन्य शक्ति सभी रूप में वो सक्षम रहे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जैसे बेटे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि जो प्रशासकीय पद होता था उसमें वंशानुवली चलती आई कि पिता का पुत्र बेटा, ठीक, पिता का पुत्र उसका बेटा फिर अब वो सत्ता संभालेगा। जैसे कि जो कवि हरिसेन थे, आपको दोस्तों बताना है कि जो हरिसेन है वो किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, और फिर
कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध शांति के विषयों की भी मंत्री थे। मतलब पहले के टाइम पे जो सेना थी या फिर जो भी मंत्री लोग थे वो सिर्फ एक पद पर कार्यरत नहीं थे, वो एक साथ एक से अधिक पद पर भी कार्यरत थे, जिसमें से उदाहरण है किसका, हरिसेन का। वो महादंडनायक के साथ साथ मंत्री भी थे और युद्ध शांति के विषयों के भी मंत्री थे। दो मंत्री थे, एक तो महादंडनायक थे और दूसरा युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ही बोलबाला था। ठीक है, किसका बोलबाला था देखते हैं। इनमें थे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ना, किसी भी समाज में किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं वहाँ के व्यापारी लोग। साथ ही साथ में व्यापारी के साथ कौन भूमिका निभाता है, बैंक, क्योंकि बैंक ऐसी जगह है दोस्तों जो कि लोगों को वित्त प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए और कौन भूमिका निभाता है, वहाँ का नेता, फिर कुलीक समाज, शिल्पकार, कायस्थ और लिपिक। ठीक है दोस्तों, ये सभी ऐसा नहीं कि ये तभी इम्पॉर्टेंट थे, तभी के समाज में इम्पॉर्टेंट थे, कि आज की भी आप समाज में देखोगे ना तो कौन मुख्य भूमिका निभाएगा, व्यापारी। ठीक है दोस्तों, व्यापारी, फिर व्यापारी के साथ कौन, बैंक, बैंक के बाद कौन आता है दोस्तों, फिर नेता लोग, नेता के बाद कौन, शिल्पकार, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग क्या बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर लिपिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये सभी लोग क्या किसी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। क्या होता था दोस्तों कि आपको पता है समाज में ये सभी वर्ग क्या है, बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध होते थे। कभी कभी ये वर्ग इतने समृद्ध हो जाते थे कि अपना खुद का एक राज्य स्थापित करने की सोचते थे। जैसे आपको दोस्तों पता होगा ना, हमारे देश में अमीर लोग तो हैं, बट कुछ लोग ऐसे अमीर हैं, इतने ज़्यादा अमीर है कि उनके पास खुद का उनका प्राइवेट चार्टर प्लेन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक नए प्रकार की सेना, अब हम पढ़ेंगे एक नए प्रकार की सेना के बारे में। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। ठीक है, कुछ राजा ऐसे थे कि वो क्या रखते थे, सुसंगठित सेना। सुसंगठित सेना का मतलब दोस्तों कि सेना में सभी तरह के, सभी कौशल वाले सैनिक हो। ठीक है, दूसरी चीज़, सभी सैनिकों को हथियार चलाना अच्छे से आता हो। जो भी सैनिक है वो अलग अलग जगहों पर अच्छे से तैनात हो, जिससे कि दुश्मन जो भी सीमा है उसके अंदर प्रवेश न कर सके। ठीक है, फिर पढ़ते हैं जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायक किसे कहते हैं दोस्तों, आज के ज़माने में आप इसे जानते होंगे कैप्टन के नाम से। आपने सुना होगा ना कि किसी भी सेना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस सेना का कैप्टन, क्योंकि जब तक अच्छा कैप्टन नहीं होगा, अच्छा दिशा निर्देशक नहीं होगा, कोई भी सेना अच्छे से काम नहीं कर सकती। जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ये जो सेना नायक है दोस्तों, वो क्या आवश्यकता पड़ती थी तो राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि पहले के ज़माने में, मतलब किस ज़माने में, चोल, चालुक्य, पांडे, इनके ज़माने में जो भी सेना नायक होते थे उन्हें वेतन नहीं मिलता था, अर्थात वेतन के बदले में उन्हें कुछ भूमि दान की जाती थी। दी गई भूमि से भी ये क्या वसूलते थे, कर। जो भी भूमि उन्हें दी जाती थी ना दोस्तों, सेना नायक, जैसे मान लो ये सेना नायक है, ठीक है, इनको क्या मिला है, एक भूमि का टुकड़ा मिला है। इस भूमि पे जितना भी अनाज होगा, ठीक है, जितना भी अनाज होगा उस अनाज से ये क्या वसूलेंगे दोस्तों, कर। और यही कर इनका क्या होगा, मंथली या माहिक या साप्ताहिक और वार्षिक इनकम। ठीक है दोस्तों, दी गई। ओके, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। याद रखना दोस्तों, सामंत किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बीए, एमए, नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, नेट में एमए के एग्ज़ाम में जब आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट में भी जाओगे, आपको सामंत के बारे में बहुत ही डिटेल में पूछा जाता है कि ये सामंत व्यवस्था क्या होती थी। तो मैं आपको दोस्तों बता दे रही हूँ कि जब भी राजा
अपनी भूमि का कुछ टुकड़ा अलग अलग लोगों में बांट देता था, तो जो लोग उस टुकड़े को या उस भूमि के हिस्से को अपने अधिकार में रखते थे उन्हें क्या कहलाता, उन्हें कहते थे सामंत। ठीक है, जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी ये जो शासक थे, कौन से राजा, उस साम्राज्य के राजा अगर कहीं भी दुर्बल होते थे तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। स्वतंत्र होने की कोशिश करना मतलब दोस्तों कि उन्हें मदद करने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण के राज्यों में सभाएं कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसी थी। तो देखिए दोस्तों, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। किसके अभिलेखों में? पल्लव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक काम है कि आप लोग को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभिलेख का मतलब क्या होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जितने भी मेरे पहले के लेक्चर्स हैं, मैंने उसमें अभिलेख को अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरा बस एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको ये NCERT की अच्छे से समझ हो जाए। कहीं भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो आप रिवीजन के माध्यम से ज़्यादा रिवीजन करिए और जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उनको सुनिए। आपको सिर्फ सुनते ही सारी चीज़ें एक बार याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बस आपको एक काम करना है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ठीक है दोस्तों, भूस्वामियों का संगठन जिसे क्या कहा जाता था? सभा। भूस्वामी, भू मतलब जमीन, स्वामी मतलब उसका मालिक, उसके संगठन को क्या कहा जाता था? सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। कौन सी सभा? दोस्तों, भूस्वामी जो होते थे ना, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, वो लोग ये देखते थे कि क्या खेतों में सिंचाई अच्छे से हुई है, खेतीबाड़ी अच्छे से हुई है, खेतीबाड़ी से जुड़े काम जैसे कि सड़क का निर्माण अच्छे से हुआ है कि नहीं, मंदिरों की देखरेख का काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। ये सारे काम कौन करते थे दोस्तों? कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन ये सारे कार्य करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। मेरे बार बार कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग इंपॉर्टेंट समझे NCERT का। ये जो उर वर्ड है ना दोस्तों, आप MA जाओगे ना करने, MA में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को आएंगी, सारी चीज़ें। फिर आप सोचोगे कि ये चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो तो हमने NCERT में अच्छे से पढ़ ली हैं। ठीक है, तो जिन जगहों पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा देखने को मिलती थी। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन कीजिए, नोटबुक है तो नोट्स बनाइए। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। देखो, उर किसका नाम था? ओके, उर किसका नाम था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नगरम किसका नाम था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों संगठन ही है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? अंतर। मैं एक बार बता देती हूँ कि ब्राह्मणों की सभा को कहते थे उर और व्यापारियों की सभा को कहते थे नगरम। ठीक है दोस्तों, व्यापारियों की सभा को कहा जाता था उर और गलत हो गया, ब्राह्मणों की जो सभा संगठन थी उसे उर कहा जाता था और व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। कौन सी सभाएं दोस्तों? उर और नगरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये उर और नगरम क्या है। अब पढ़ते हैं उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे। तो देखिए, जनसाधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो गुप्त पीरियड, जब गुप्ता पीरियड था उस टाइम पे बहुत सारे नाटक होते थे राज दरबार में। और किसका नाटक प्रसिद्ध था दोस्तों? कालिदास। आपने इनके बारे में अच्छे से जाना होगा, इसे इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, राजा और ब्राह्मणों को क्या बोलते हुए दिखाया गया है? संस्कृत। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। और अन्य लोग और महिलाएं क्या बोलती थी? प्राकृत भाषा।
उनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। आपने इसके बारे में सीरियल भी देखा होगा। ठीक है दोस्तों, इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की कहानी बताई गई है। ठीक है, क्या बताया गया है कि गरीब मछुआरे के साथ कैसे राज कर्मचारी लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, ये कहानी है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी काम की चीज़ है। चीनी तीर्थ यात्री फा सियन का ध्यान। ओके, यहाँ से इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो हेन सांग नाम का चीनी तीर्थ यात्री था, वो किसके काल में आया हुआ था दोस्तों? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये अच्छे से बताया है कि हेन सांग किस चीनी जो हीनसांग चीनी तीर्थयात्री वो किस सम्राट के शासनकाल में आया था। हम देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ठीक है, ये जो फा सियन था उसने देखा कि भारत में कुछ ऊंचे और शक्तिशाली लोग हैं जो कि कुछ वर्ग के लोगों को क्या मानते हैं? अछूत। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था। इन्हें कहाँ रहना पड़ता था दोस्तों? शहरों के बाहर। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ओके दोस्तों, देख सकते हो कि कितने बड़ी प्रकार की कुरीति उस टाइम पर भी प्रचलित थी। क्या बोल रहे हैं कि जो भी अछूत लोग थे वे अपने साथ लकड़ी लेके घूमते थे और एक लकड़ी के टुकड़े पर वह मतलब जोर जोर से क्या लिखा है यहाँ पर कि लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे कि जिसका आवाज़ सुनकर लोग समझ जाए कि अछूत लोग आ रहे हैं, अब हमें इनसे दूर रहना है। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली जा रही राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये रहा, राजा की सेना के बारे में लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि जो बाण भट्ट है वो किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब मैं आपसे आशा करती हूँ, आज से मैंने ये न्यू शुरुआत की है। मैं सोच रही हूँ, नहीं मैंने प्रीवियस लेक्चर से शुरुआत कर दी थी कि आपका होमवर्क है कि आप ये एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन है या नहीं इसके बारे में भी दोस्तों मुझे जानना है। अगर आप जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें दोस्तों। लाइक, शेयर और आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाऊँ जिससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।